अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सबसे पहले तो ज़रा कोरोना केसेस के हवाले से हम नज़र डाल लें कि 14,000 से ज़ायद हो चुके हैं कोरोना केसेस पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ हलाकतें लेकिन हमारी जो हैं वो पिछले 24 घंटों में ज़्यादा हुई। टेस्टिंग कैपेसिटी अभी भी हमारी अगर हम देखें नेशनल डैशबोर्ड को तो 6 से 7,000 के बीच वैरी करती है रोज़ाना की बुनियाद पर। आज वज़ीर आला सिंध ने भी एक अच्छी खबर दी सिंध के हवाले से, जिसमें इन्फेक्शन रेट जो कि 11 से 12% आ रहा था अब 8.15% तक हो गया है, विच मीन्स कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। पंजाब की वजीर ने भी एक अच्छी खबर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि 7 डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज जो कि बायो सेफ्टी लेवल 3 के लिए बनाई गई हैं, मतलब जिनको किया गया है ऐसे, वो भी अब तैयार हैं और पूरी उम्मीद की जा रही है कि यौमिया 3 से 4 हज़ार टेस्ट किए जा सकेंगे। आज से पंजाब ने यह भी कहा था कि वो स्मार्ट टेस्टिंग का आगाज़ कर देगा। स्मार्ट टेस्टिंग यानी कि एक स्मार्ट सैंपल्स लिए जाएंगे, जिसका जिक्र कुछ दिन पहले जब पीएमए पंजाब के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि बहुत पहले ये कहा गया था लेकिन वो अभी तक हुई नहीं। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, अब ये तो कोरोना के हवाले से डेवलपमेंट्स थी, लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो टाइगर फोर्स है उसका टेस्ट रन जो है वो सियालकोट, जहाँ से उस्मान डार साहब हैं, वहाँ से किया जाए। बहरहाल वो अब देखते हैं कि आज टेस्ट रन के हवाले से सिर्फ इत्तलात मॉर्निंग तक तो थी कि वहाँ से किया जाएगा, लेकिन दिन भर में कोई टेस्ट रन हो सका या नहीं, ये खबरें अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स वज़ीर आज़म साहब के लेवल तक हो रही हैं, जो उनकी गवर्नेंस में हम थोड़ी सी चेंजेस देख रहे हैं अमिड्स कोरोना वायरस। एक तो 18वीं तरमीम की बात शुरू हुई गुज़िश्ता रोज़, फिर हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी इत्तलात और नशरियात की टीम ही तब्दील कर दी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को तब्दील करके उनकी जगह आज हम हलफ भी उठाया है, वफाकी वज़ीर बने हैं शिबली फराज साहब। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर और इत्तलात और नशरियात भी हैं। आज उन्होंने भी काबीना के इजलास में शिरकत की, यानी नई टीम ने, और उनको एक नई जो सबसे पहली टास्क सौंपी गई वो आटा चीनी कमीशन के हवाले से सौंपी गई, जिस पे काबीना ने आज 3 हफ्ते की मोहलत भी दे दी है, यानी मजीद मोहलत दी गई है उनको फॉर देयर इंक्वायरी। डिफरेंट काबीना के आज फैसले थे, 13 नुकाती एजेंडा था, उसमें जो 75 अरब रुपए का पैकेज था वो भी था। इसके अलावा मीडिया के हवाले से भी ये था कि कोरोना वायरस, अमिड्स कोरोना वायरस उनकी मावनत भी की जाए, और बिजली के बिल के हवाले से फॉर स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स उनके लिए भी था। ये सारी मंजूरियाँ आज काबीना के इजलास में हुई। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म को नई इत्तलात की टीम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और क्या ये नई टीम वो तमाम तर नताइज दिखा पाएगी, क्योंकि कभी भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो जाहिर है कि ये टीम जो होती है इत्तलात और नशरियात से वाबस्ता, यही प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के तर्ज हुकूमत के हवाले से इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है। अगर इसमें कहीं कुछ फेलियर हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, वो आपकी जो की हुई सारी जो आप मेहनत करते हैं वो सामने नहीं आती। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी मैं ऐड करती चलूँ कि जो खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियाँ हैं उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म ने सख्त फ़ैसला लिया है और कहा है, सारी वजारतों को यह ख़त लिख दिया गया है कि उन सबको हटा दिया जाएगा। आजकल गुड गवर्नेंस ही हमें शायद नज़र आ रही है। पंजाब में भी वज़ीर आला ने गुड गवर्नेंस के लिए अब कहा है कि जहाँ पर ऑक्शन होंगे फल फ्रूट, वहाँ पर से वो देखना शुरू करेंगे, सो दैट रमज़ानुल मुबारक के महीने में महंगाई ना हो सके। हमारे मोहतरम मेहमान हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अहमद जवाद साहब सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदर जमान साहब, तीनों मेहमान आप लोगों का बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रा आगाज़ करेंगे कि टीम की तब्दीली क्यों और इस तब्दीली से क्या तब्दीली आएगी। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अहमद जवाद साहब और हैदर जमान साहब आज की हमारी इस नशिस्त में हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अहमद जवाद साहब आपसे करना चाहूँगी, बिकॉज जाहिर है आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। कोई भी ऐसी बात होती है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है हुकूमत, तो प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ काबीना के इजलास तो वो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का भी बड़ा खुसूसी इजलास होता है। सो ही डज बिलीव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इज़ क्वाइट अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट कि जब तर्जुमानों का इजलास हो और किस तरह से मीडिया से बात करनी है और किस तरह से किस मुद्दे पर बात करनी है। ये जो चेंज हमने देखा है, और आज शिबली फराज साहब ने हलफ भी उठा लिया है
ویسے تو وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وہ جس کو چاہیں اپنی کابینہ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ چینجز جو ہے وہ عمل میں لائے گئے، کیونکہ زیادہ تر اگر آپ کو یاد ہوگا تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک وزیر کی پرفارمنس ہم دیکھیں گے، اور کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو اسے ہٹا دیا جائے گا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی پرفارمنس خراب تھی؟ دیکھیں نادیہ، ایک کپتان چاہے وہ ایک حکومت کو لیڈ کر رہا ہے یا کسی ایک ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے، یہ جیسے آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ اپنی ٹیم میں تبدیلیاں لے کے آ سکتا ہے حالات کے مطابق، سرکمسٹانسز کے مطابق، نیڈز کے مطابق، ریکوائرمنٹ کے مطابق. اور یہ تبدیلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب لائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو اہداف تھے میڈیا کے حوالے سے وہ شاید پچھلی ٹیم جو ہے ان کو حاصل کرنے میں ناکام ہوئی ہے. اوکے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کبھی بھی کسی کو سٹیئرنگ ویل سے نہیں ہٹاتے جب تک کہ وہ اگر گاڑی کو صحیح طرح سے اگر وہ چلا رہا ہے، اگر مقاصد حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیوں ہٹائیں گے؟ تو اس لیے اس میں تو میں بالکل اس پہ وہ کوئی اور بات نہیں کروں گا. یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اہداف جو تھے وہ حاصل نہیں ہو رہے تھے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک نقطہ جو کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ کا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک اٹ از ون آف دا فیکٹر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے اگر 5-6 مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے ہماری وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. اچھا. اور آپ نے خود بھی اس چیز کا ذکر کیا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آج کے دور میں آپ کا پرفارم کرنا اور پرفارمنس کو پریزنٹ کرنا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرفارمنس اچھی ہے لیکن آپ کی وہ پریزنٹ نہیں ہو پا رہی میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں، تو جو پرسیپشن سامنے آئے گا وہ اچھی پرفارمنس کا نہیں آئے گا اگر آپ اچھی کر بھی رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اینڈ ایوری گورنمنٹ نیڈس دیٹ. حیدر زمان صاحب، ایوری گورنمنٹ نیڈس an arm. I wouldn't say a propaganda, but an arm that disseminates the information correctly. تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ حکومت کام کر رہی ہے، صحیح سمت میں جا رہے ہیں. لیکن یہ جو ٹیم کی چینج ہوئی بالکل صحیح ہے، کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. That's absolutely fine. شبلی فراز صاحب is also very respected and everybody liked the change. لیکن یہ سوال اٹھانا کیا صحیح ہے کہ آپ کے پاس جب ایک وفاقی وزیر اب آ گئے ہیں تو آپ کو ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی معاون خصوصی کی فار دا سیم ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کی. سو یہ آپ کے خیال سے تنقید ٹھیک ہے، یا ان کے ہونے سے زیادہ بہتری اس لیے آ سکتی ہے کیونکہ جب انہوں نے اپنا ایز ڈی جی آئی ایس پی آر اپنا پورا ٹینیور گزارا تو he established a very friendly relation with media and at the same time did wonders to how information dissemination should be done vis-a-vis the chief of army staff of that time. جی نادیہ، میں تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکلی بیان کرنا چاہوں گا. جی احمد جواد صاحب آپ ضرور کیجیے گا. میں حیدر سے پوچھ رہی ہوں یہی بات کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. جی حیدر. ٹھیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹیم چینج جو کی ہے وہ میڈیا کی پہلی باری نہیں کی. ہم شاید اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو فواد چودھری صاحب تھے، اس کے بعد ایک یوسف بیگ مرزا صاحب بھی تھے معاون، اس کے بعد کئی ترجمان رہے، وزیر اعظم صاحب کے علیحدہ تھے، حکومت کے علیحدہ تھے، پنجاب حکومت کے بھی علیحدہ تھے، بلکہ وہاں تو فوج ہے ترجمانوں کی، اور مقصد یہی رہا. اور پرائم منسٹر صاحب ہر وقت میڈیا کے متعلق میٹنگز بھی کرتے تھے، اور جو پبلکلی جو اس کا آپ دیکھتے تھے آؤٹ فال وہ یہی ہوتا تھا کہ اپوزیشن پر ایک بہت ہی برے انداز میں تنقید کرنی اور پازیٹیو اپنی گورنمنٹ کی باتیں کم کرنی. اور کوئی وزیر بیٹھ کے جو ہے نیب کا ترجمان بنا ہوتا تھا، کوئی کہہ رہا ہوتا تھا کہ کسی دن کون ہتھکڑی ہوئے گی، کسی کوئی ایف آئی اے کی رپورٹ ابھی شروع نہیں ہوئی تو اس کا رزلٹ پہلے دے رہا ہوتا تھا. تو سوائے اپنے کام کے کہ جو حکومت کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، وہ ان کی جو تھی نا جی بالکل فریکوینسی لائن، اور پھر ایک خاطر خواہ بجٹ دیا گیا
सोशल मीडिया के लिए करोड़ों की तादाद में वो गवर्नमेंट फंड से वो भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद आज 2 साल जाया करने के बाद इस मुल्क और कौम के स्टेट ऑफ पाकिस्तान के आज हम कहाँ पहुंचे हैं। आज हमें आके ख्याल आया है कि शायद हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो इस काम में प्रोफेशनल हैं और उन्होंने एक इंटेग्रिटी के साथ एक मीडिया को हैंडल किया। अब हम जो आपने बात की शिबली फराज साहब, ही इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन पीटीआई। आई हैव नो इशू विद दैट एंड आई मस्ट एडमिट दैट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पर्सन लाइक हिम और शमशाम बुखारी जो पंजाब में थे, क्या ये वो बातें कर पाएंगे जो पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई का कोर जो है वो चाहता है। वो तो थड़े की गुफ्तगू चाहते हैं, वो तो कॉन्डिसेंडिंग रिमार्क्स चाहते हैं, वो तो कंसेंसस बिल्डिंग में बिलीव नहीं करते। तो अब देखना ये पड़ेगा कि क्या शिबली फराज साहब उस सारी चीज को जो है एक बेहतरी की तरफ ले जा पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक सवालिया निशान होगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने वन मोर थिंग सॉरी, हैविंग सेड दैट General Bajwa is nationally and internationally acclaimed for his command and the way he has restructured, he has managed and dissemination of information जो उन्होंने ISPR में की, वो सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब उनके एस्ट्यूटनेस का शख्स, उनकी कमांड का शख्स जब बात करेगा तो शिबली फराज साहब तो टेक्निकली और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक तो उनके बॉस हैं। तो हाउ विल दे एक न एक को सबसर्विएंट होना पड़ेगा। तो ये कैसे चलेगी, ये बहुत ही हैरान कुन बात है। और अगर आसिम बाजवा साहब को आप एडवाइजर टू इंफॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर टू इंफॉर्मेशन रख सकते थे, आपको फुल फ्लेज मिनिस्टर की क्या जरूरत थी? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि गवर्नमेंट का जो बयानिया है वो उस तरह नहीं पोर्ट्रे होगा? अगर शिबली फराज साहब को बिठाने से क्या वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं कि कोई पीटीआई की भी नुमाइंदगी हो? ये आगे जाके देखना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ, ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ना कोई डीप रूटेड मैसेज है। और अगर तो नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ ये एक कदम है तो फिर तो ये एक मुस्बत कदम है। लेकिन अगर ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज है और इसके नतीजे में कुछ और अचीव करना है तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी ये टीम बज़ाहिरन बहुत बेहतर है। ओके, ठीक है। आपने जो पॉइंट्स के, लेट मी जस्ट टेक दिस फॉरवर्ड टू ब्रिगेडियर साहब। आपने तो कल ही जब ये चेंज हुआ था, यू सेड वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑन योर ट्विटर अकाउंट, बट डीप रूटेड मैसेज, इस पर बड़ी बहस हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और आज के बड़े एनालिसिस और तज्जिए भी लिखे गए अखबारात में। एंड मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं, आई जस्ट से इट द वे इट इज बीइंग डिस्कस्ड कि नाउ एस्टैब्लिशमेंट वांट्स टू गवर्न फ्रॉम द फ्रंट, और इसीलिए जनरल आसिम बाजवा को वहां तैनात किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों थी? बिकॉज व्हेन यू हैव द फेडरल मिनिस्टर, व्हाई डू यू नीड द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन द सेम मिनिस्ट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। देखिए, मैंने इसलिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कहा था कि इस वक्त अगर आप यू सी द लार्जर पिक्चर कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये तमाम माफिया के साथ उनकी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, कैसे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, आगे आईपीपी पे क्या फॉलो आउट आता है, आटा शुगर स्कैंडल पे क्या मामला चलते हैं, सही। और 18th अमेंडमेंट की मजीद अमेंडमेंट का भी ऐलान जो है या गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन का इजहार कर दिया है। एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी अनकंफर्टेबल विद द मीडिया, खासकर लास्ट 3-4 जो सेशन के हुए विद सम ऑफ सीनियर मीडिया एंकर्स, वहां पे सूरत हाल ठीक नहीं थी। And obviously it went against Dr. Firdaus Ashiq Aman। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में ये एक तरफ इस इंफॉर्मेशन के स्ट्रैटेजी इस फील्ड में भी मुझे नजर आ रहा है कि एक ग्रेटर सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन का एलिमेंट मुझे नजर आ रहा है। और वो ऐसे कि आप देखें कि पिछले चंद दिनों में कितनी मरतबा DGISI जो है उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनकी जो मीटिंग्स हैं वो पब्लिसाइज की गई हैं with on the print and electronic media, which is very normally इस तरह होता नहीं है, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर आपने ये भी देखा कि हमारी जो नेशनल कमांड सेंटर है वहां पे अपना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री जो लीडरशिप इन सपोर्ट जो है वहां पे कितना जॉइंट एक्शन तरीके से काम हो रहा है चेयरमैन NDA में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरा ख्याल है द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रियलाइज कि ये इंफॉर्मेशन के जो आगे
एक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम आ रहा है जब ये तमाम स्टेट और के नैरेटिव और नेशनल इश्यूज, नेशनल नैरेटिव की जो प्रोजेक्शन होनी है, तो व्हाई नॉट हैव द सेम मॉडल civil military cooperation where you have a senior a sitting senator, a die-hard PTI senator, Shibli Saab, what an honorable and what a man of class, unko aap likhe information minister, and then you have General Bajwa, a veteran of the ISPR, a veteran of the information warfare, ke ye unki support mein honge. I do not know कि इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बना रहे हैं कि हाउ टू मैनेज द स्टेट नैरेटिव, द नेशनल इश्यूज, उनकी प्रोजेक्शन और मीडिया की एक बड़े सोबर और पॉजिटिव अंदाज से मीडिया को एंगेज करना, मीडिया को हैंडल करना और मीडिया को टैकल करना. तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार की है. सिविल मिलिट्री और दो लोगों का मतलब आपने कहा कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जिस तरह से एक हैं, इसको एक तरह से सिग्निफाई कर रहे हैं. तो इस मैदान में भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब फौज के तजुर्बे से जो उनके पास अवेलेबल, जारी बात है, सिटिंग जो सर्विंग DGISPR है वो तो नहीं आ सकते. अब एक रिटायर्ड 3-स्टार जनरल है जनरल बाजवा. और तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि देखें जनरल बाजवा का जो प्रोफाइल है माजी का, इतनी कोर कमांडर, DGISPR, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट इतनी हाई प्रोफाइल रही हैं, अभी चेयरमैन CPAC हैं. तो मेरा ख्याल है उनके रैंक के साथ प्रॉब्ली डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट कमेंसुरेट. लेकिन और ये भी देखना है कि अगर कभी वो पहले तो वो यूनिफॉर्म में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, और जब यू आर यूनिफॉर्म तो उस वक्त आपका अंदाज गुफ्तगू और जो मीडिया के लोग सामने बैठे होते हैं वो मुख्तलिफ होता है. अच्छा लेकिन जब ये बैठेंगे सियासी मामलात होंगे तो फिर ये जनरल बातों को कैसे हैंडल करेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी. नादिया, एक सवाल ब्रिगेडियर साहब से और उनकी गाइडेंस हम लेना चाहेंगे इन दी लार्जर नेशनल इंटरेस्ट. अगर वो मुनासिब समझे इस पे कमेंट करना कि अगर वो बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी टॉक शो में एज प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर, तो ऑपोजिशन को जब गवर्नमेंट को कमेंट करना है या क्रिटिसाइज करना है तो वो पॉजिटिव लिया जाना चाहिए. ये ना हो कि वो किसी इदारे की तज़हीक समझा जाए जो कोई सोच भी नहीं सकता. तो ये भी एक चीज है. आपकी बात सही है. दिस इज एक्चुअली मेरे सामने भी यही बात आ रही है. हमें देखना पड़ेगा क्योंकि शोज में और अच्छा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हैदर ने रेस की वो मैं अहमद जवाद साहब से पूछना चाह रही हूँ. अहमद जवाद साहब, ऑपोजिशन हमेशा आप लोगों को ये क्रिटिसाइज करती आई है कि जिस किस्म की लैंग्वेज PTI या उनके तर्जुमान यूज करते हैं जो इंतहाई कॉन्डेसेंडिंग होते हैं, उन्होंने कहा कि अब ये उससे बिल्कुल बरक्स है. सो यू नो देयर इज अ डीप मैसेज ऑल्सो. शिबली फराज साहब भी एक बहुत ही मोहतात गुफ्तगू करने वालों में से हैं, और जो हमारे फॉर्मर DGISPR हैं जनरल आसिम बाजवा साहब, वो भी जाहिर है. तो ये इससे भी समझ में आ रहा है कि probably within PTI also a lot of things are being shaped up now. देखिए नादिया, मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो दो इम्पोर्टेंट पिलर्स जो हैं, एक अपोजिशन और एक मीडिया. सही. अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना. वो उनका रोल ही यही है कि उन्होंने अपोज करना है, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है. और मीडिया का काम है कि वो भी क्रिटिसाइज करेगी और क्वेश्चंस करेगी. हुकूमत का काम ये है कि वो तनकीद का जवाब जो है वो जो उसमें जी अहमद जवाद साहब, आई थिंक अपनी परफॉर्मेंस. अहमद जवाद साहब, आई एम लूजिंग योर लिंक. आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक से वापस आती हूँ तो देन यू शुड कंप्लीट दिस, बिकॉज आपका लिंक जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा. जब ब्रेक से वापस आएंगे ना सिर्फ अहमद जवाद साहब से जो वो अपना बात मुकम्मल करेंगे, ये भी पूछेंगे जो 18वीं तरमीम का जिक्र भी किया है ब्रिगेडियर साहब ने, जो चेंजेस लाई गई हैं उससे भी नफी किया जा रहा है कि शायद ये इसलिए भी जरूरी था. We'll ask Haider Zaman ब्रिगेडियर साहब on this. Let's take a break. अहमद जवाद साहब, हैदर जमान साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद हमारे साथ हैं. अहमद जवाद साहब, ब्रेक से पहले वो राब्ता मुनक़ता हो गया था तो आपका जवाब भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था. आई वुड लाइक कि आप अपने जवाब कंप्लीट कर लें सो दैट देन आई कैन मूव फॉरवर्ड विद द डिस्कशन.
جی نادیہ آپ کا سوال جو تھا وہ جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے تھا. تو دیکھیں کمبینیشن اگر ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ بنانا چاہے اور اس میں کسی کی ایک سٹرینتھ اور کسی کی دوسری سٹرینتھ اور اس کی کمبینیشن سے وہ بہتر ریزلٹس اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا رائٹ ہے. اور جنرل عاصم باجوہ کا آبویسلی ایک ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ سکسیسفل موجود ہے. جب 2014 میں ضرب عضب کا آغاز ہوا تھا تو سوشل میڈیا کو پہلی دفعہ ایک میڈیم کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا اور وہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ سیٹنگ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ضرب عضب اور پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے جو آگاہی کریٹ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں ملک جو ہے جو قوم جو ہے بڑی یونائٹڈ نظر آئی تھی. بڑا یونیک اوکیزن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کریڈٹ کے اوپر یقیناً ایک کامیابی موجود ہے جس میں وہ ایک کامیاب نیشنل نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہوئے, جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کیا اور ظاہر ہے کہ میڈیا ریلیشن شپ کا بھی اس میں اپنا ایک رول ہوگا. تو اس سکسیس کی سٹوری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں جو کرونا کے حوالے سے ہے تو یہ بھی ایک چیلنج, شاید اس سے بھی بہت بڑا چیلنج ہے یہ. تو ایک ایسے بندے کو کہ جو ٹیسٹڈ ہے کہ کرائسس کے اندر اس نے پرفارم کیا, تو میرا خیال ہے اس کی جو سروسز ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اور لیکن دیکھنے میں ہمیشہ یہ آیا ہے, اینڈ آئی مین یو کین آف کورس ڈس ایگری وتھ می, جب کوئی بہت ہی ایکسٹریم کرائسس سچویشن میں آپ ہوتے ہیں یو ٹینڈ ٹو ہولڈ آن ٹو پیپل یو ہیو رادر دین کیپ آن چینجنگ دیم, کیونکہ اس سے ایک مکس سگنلز بھی جاتے ہیں. بٹ ایز وی سیڈ کہ یہ ان کا استحقاق ہے. اب یہ جس استحقاق کی بات ہم کر رہے ہیں حیدر, یہ استحقاق واقعی ہے کیونکہ ایک حلقہ بارہا یہ بھی کامنٹ کر رہا ہے مستقل کہ کیپٹن کی مرضی سے اب بہت چند چیزیں ہی چینج ہو سکتی ہیں, ساری مرضی اب کیپٹن کی بچی نہیں ہے. دوسرا جو بریگیڈیئر صاحب نے یہ کہا کہ بڑے بڑے مافیا سے جو ہیں وہ عمران خان صاحب اس وقت نبرد آزما ہیں, جن میں آئی پی پیز ہیں, جن میں یہ آٹا چینی اسکینڈل ہے, اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ایک سول ملٹری کامبو ہمیں نظر آتا ہے ایز فار ایز انفارمیشن ڈسیمینیشن از کنسرن. ڈو یو ایکچولی بلیو ان دیٹ؟ اوہو, حیدر کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. I'll throw the same question بریگیڈیئر صاحب towards you کہ ایسے میں جب اتنا بڑا کرائسس, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جواد صاحب کہ کرونا وائرس ایک بہت بڑی نیشنل کرائسس ہے نا یہ, ایسے میں لوگوں کو جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو مکس سگنلز نہیں جاتے جیسے جنگ میں نہیں آپ کرتے چینج؟ دیکھیں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ we must keep in mind کہ جنرل باجوہ will continue to be the head of the CPEC authority, کیونکہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کا آپ کو پتا that's a constitutional appointment, 4 سال کی غالباً اس کی ٹرم ہے, اور یہ ان کا he be working in this new appointment in addition to those jobs, this is what میری perception بن رہی ہے in an honorary capacity. اور آپ کو پتا سی پیک کا بھی کام بہت ایکسٹینسو ہے, آپ نے بلوچستان کو ٹور کرنا ہے, چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ, اور بھی بڑے ایشوز ہیں سی پیک کے, تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ غالباً وہ ان سے کوئی شاید ان کو ڈے ٹو ڈے پریس بریفنگ میں اتنا زیادہ نہ انوالو کریں جس طرح فردوس عاشق وان صاحب ہوتی تھی کہ دن میں 3 4 ان کی بریفنگ ہو رہی ہے, رات 12 بجے بھی بریفنگ ہو رہی ہے. ان کو شاید وہ اسٹریٹجک معاملات جو نیشنل اور اسٹیٹ ایشوز ہیں شاید ان میں جب کبھی کوئی بریفنگ ہو تو شاید اس میں ان کو انوالو کیا جائے, بٹ وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. لیکن نیشنل اسٹریٹجک جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو حاضر سروس ڈی جی آئی ایس پی آر بہت بخوبی سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا. اسی لیے آپ آئیے اس بات پر بریگیڈیئر صاحب جو میں نے ایکچولی حیدر سے پوچھی تھی بٹ آئی لاسٹ کانٹیکٹ ود ہم, کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیپٹن کی مرضی اب کم بچی ہے, اب ان کو صرف بتایا جاتا ہے کہ کس کو انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے اور کون کس پوزیشن میں رہے گا. واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ دیکھیں I want to give you my very honest view on this. جس طرح ہم تک پیچھے بڑی ہائی پروفائل میٹنگ دیکھی ہیں, very highly publicized meeting of the DJISI with the Prime Minister, اور وہ ایک سرونگ 3-star جنرل ہے. اس کے علاوہ جو باقی میں نے پہلے بھی ذکر کیا, میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ the civil and the military leadership and the military establishment is obviously giving all kinds of positive advices, suggestions or input, feedback to the political leadership, to the civil leadership, to create a national harmony for the betterment of جو ہمارے جو گورننس کے ایشوز ہیں. میرا خیال ہے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ بالکل
ये बातचीत होती होगी और इकट्ठे मिल बैठ के देखें, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम है जहाँ के टॉप एलीट सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठते हैं, इश्यूज आर डिस्ट्रक्ट थ्रेडबेयर। तो ये कहना कि जनाब जो अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल जनाब वो कट ऑफ है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, नेशनल मामलात में क्या पेशरफ्त हो रही है या कहाँ के बॉटलनेक्स है, कहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट को हेल्प करना है। मैं ये बात मानने को तैयार हूँ और अच्छी बात है कि जो आर्म फोर्सेस की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की एक्सपर्टीज है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो और तमाम तजुर्बात है, उनको बिल्कुल अच्छा। सिविल गवर्नमेंट की सपोर्ट Okay. में आना चाहिए। अच्छा। 18वीं तरमीम की आप बात कर लूं, देखें 18वीं तरमीम पे अभी मैं समझता हूँ कि एक शोडाउन होगा। सिंध में जिस तरह उन्होंने कालाबाग डैम को जनरल मुशर्रफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उन्होंने कालाबाग डैम पे को नहीं बनने दिया। एएनपी और ये सिंध के उस वक्त की जो लीडरशिप है, आज मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी सिंध की तरफ से पॉलिटिकल पीपल पार्टी की तरफ से ये मैसेजेस आने शुरू हो गए 2 दिन से कि वो हो गए एएनपी वगैरह ये लोग कि जनाब ये 18th अमेंडमेंट के अंदर मजीद अमेंडमेंट जो है या उसको बेहतर करना, उसको उसके जो एनोमलीज उसको रिमूव करना, हेल्थ में एजुकेशन जो डिवॉल्व हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि वो इसको पोज करेंगे नेल। तो उस वक्त भी आपको एक बड़ा सोबर, बैलेंस और एक अच्छा प्रोफेशनल किस्म का नैरेटिव चाहिए होगा बातचीत का इन द मीडिया थ्रू द सेनेटर शिबली अच्छा। एंड जनरल भाजपा भी है। अच्छा, तो इस तो ये जी सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। मैं 18th अमेंडमेंट का आपने जिक्र किया, 18वीं तरमीम में अब सडनली जो भी चीजें नजर आ रही हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जो कहा भी कि विफाक से सूबों तक मुंतकली हो गई लेकिन सूबों से जो है वो मकामी हुकूमत तक मुंतकली नहीं हो पाई। अहमद जी, तो अहमद जवाद साहब, इसकी ये 18वीं तरमीम का कसूर है या बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए और वो जो एक नया बल्दियाती निज़ाम आप लोग लाने वाले थे और बेहतरीन था वो, और जो कि पंजाब में नहीं है, खैर पख्तूनख्वा अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, ये फुकदान तो इस चीज का है ना कि 18वीं तरमीम का है। नादिया, आई थिंक दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुकामी हुकूमतों की तरफ जाना चाहिए था, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किया जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अब दूसरा जो 18th अमेंडमेंट के हवाले से है, तो हम अभी कोरोना की अगर सूरत हाल ही अगर आप सिर्फ सामने रख लें एज ए सिंपल स्टडी, केस स्टडी, तो जब आपको एक नेशनल क्राइसिस है तो सूबों और जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके दरमियान जो है हारमनी की कमी नज़र आती है और मुख्तलिफ सिमतों में चलते हुए नज़र आते हैं सूबे जो हैं। मैं ये समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट को अगर एक हेल्दी तरीके से इसको एनालाइज भी किया जाए, डेलिब्रेट किया जाए और उसमें कुछ चेंजेस जैसे कि मुल्की मुफाद में हम कोई बेहतरी ला सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए। इसमें कोई देखिए एक अमेंडमेंट जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल सही, उस अमेंडमेंट को आप 10 दफा रिव्यू कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ उसका जिक्र हुआ है और ये पॉसिबल है सियासी तौर पे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो यही बात हम पूछते हैं। आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अहमद जवाद साहब ने कही कि ज़ाहिर अमेंडमेंट है, इसको रिव्यू भी किया जा सकता है। और कोरोना वायरस समिट इन्होंने खुद कहा हैदर कि ज़ाहिर है विफाक किसी एक सिमत में, सूबे मुख्तलिफ सिमत में, सो वो जो एक हार्मनी है उसका फुकदान आज तक नज़र आ रहा है। अब देखिए कल गुज़िश्ता रोज़ हमें ये पता चला और कई दिन से पता चल रहा है कि 40,000 तक हम अपनी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो रैंप अप कर देंगे और अप्रैल के आखिर तक कर देंगे। बट टू डेट we are just varying between 6 to 7,000 टेस्ट। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से इस कोरोना वायरस की फाइट में नज़र आई हैं। सो अगर 18वीं तरमीम में कोई रिव्यू हो, कुछ मुशावरत हो, तो क्या कबाहत है इसके अंदर हैदर? देखिए असल में मसला ये बन गया है नादिया के 18वीं तरमीम को एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर अपनी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है उस पे डाला जा रहा है। मुझे बताएं 18वीं तरमीम में ये कहाँ लिखा हुआ है कि विफाक जो है अपनी फिस्कल मैनेजमेंट बेहतर नहीं कर सकता? 18वीं तरमीम में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने जो है सूबों से आपने जो हॉस्पिटल्स देने की कोशिश की, सिंध में JPMC, NIVCD, कैबिनेट ने खुद कहा जी कि हम तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, ये सूबों को वापस ही रहने दें। जो काम सूबे बेहतर कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, आप उसको सपोर्ट करें। विफाक जो है अपने इनवर्ड्स नहीं देखता,
TCI का इजलास महीनों गुजर जाते हैं, नहीं होता। 126 विफाकी इदारे हैं जिनके चेयरमैन नहीं लगा पाए अभी तक, 2 साल इनको हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि 18वीं तरमीम क्या है, व्हाट इज 18वीं तरमीम? 18वीं तरमीम बेसिकली रिवाइवल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है 70-80%, और दूसरा उसमें 73 के आइन में जो डिवोल्यूशन के वादे किए गए थे वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के आपने कंप्लीट किए हैं, और उसमें कुछ चीजें जिस तरह खवातीन की नशिस्तें हैं, वो चीजें हैं। जहां तक पैसों की तकसीम है उसका 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। बट हैदर एक कत्ता कलामी करूँ ना, जो बात है कि कोरोना वायरस में जो विफाक कहती है कि सारे सूबे जो हैं वो देख रहे थे, विफाक की तरफ ही देख रहे हैं, and although health is a provincial subject, तो इसलिए उन्हें लगा कि there is some problem, और सूबों में वो capacity नहीं है, that's why they are looking up to the federal government. देखिए मेरी बात सुनिए, जब अर्थक्वेक्स आते हैं, जब पैंडेमिक्स आते हैं, जब ग्लोबल नेचर की इश्यूज आते हैं जिसमें ट्रांस बॉर्डर ट्रांस कॉन्टिनेंट्स इश्यूज आते हैं, तो विफाक को लीडरशिप लेनी पड़ती है। इसमें एयरपोर्ट्स किसके नीचे हैं, बॉर्डर कंट्रोल किसके नीचे है, करेंसी प्रिंटिंग किसके नीचे है, आपको इमदाद ना मिल रही हो, क्या सूबे स्टेट बैंक को कह सकते हैं कि जनाब आप हमें फिस्कल स्पेस दें? इसके अंदर लीडरशिप हम जब बात करते हैं, विफाक नजर नहीं आ रहा था, तो माजरत के साथ विफाक में लीडरशिप कोहेजन नजर ही नहीं आ रही थी। यानी स्टेट के इदारे भी ये कह रहे थे कि जी लॉकडाउन बेहतर है, WHO भी कह रहा था, आपके चाइनीज एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने भी कहा लॉकडाउन जरूरी है। हम पहले लॉकडाउन की कर्फ्यू पे और डेफिनेशन पे लड़ते रहे, 3 हफ्ते जाया किए, उसके बाद हमने कौम से खिताब किए। देखिए यहाँ पे मसला कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप का नजर आ रहा है। 18वीं तरमीम का इसमें क्या कसूर है, मुझे बताएं। फर्ज कर लें NDMA तो विफाक के नीचे है ना, NDMA का NCOC तो विफाक ने बनाया है, तो ये 4 हफ्ते पहले भी बन सकता था, 1 अप्रैल से पहले भी बन सकता था, लेकिन नहीं बना। प्रॉब्लम जो है वो विफाक के यहाँ जो कंप्लेसेंसी है, जो कॉम्पिटेंस का फुकदान है, जो विजन नहीं थी, उसको अब सूबों पे डाला जा रहा है। तो इस किस्म के अमवात में, इस किस्म के क्राइसिस में, इस किस्म की पैंडेमिक्स में आपको लीड करना होता है। जहां तक रेवेन्यू रिकवरी का ताल्लुक है, विफाक देख लेना कि विफाक ने अपने जो रेवेन्यू टारगेट सेट किए हैं वो कहां पे खड़ा है। ओके, अब आप जो ये कह रहे हैं कि मसला जो है, एक बात मैं कर लूं, नहीं लास्ट 2 मिनट से आई वांट कि एक वी आर नॉट गोइंग टू इवन एंगेज इनटू एनी काइंड ऑफ टॉक्स जिसके ऊपर 18th अमेंडमेंट का रोल बैक हो। हाँ, उससे आगे अगर कहीं अच्छा ठीक है, तो दिस इज व्हाट पीपल्स पार्टी से अच्छा ठीक है। 1 minute ब्रिगेडियर साहब टू यू एंड 1 to अहमद जवाद साहब टू रिस्पॉन्ड टू दिस। 18th अमेंडमेंट में रोल बैक की कोई बात नहीं हो रही है। ये तो काफी सालों से ही बात चल रही है कि जनाब उसमें जो एनोमलीज हैं, और उसमें देखिए किसी को कोई इतराज नहीं है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे, वो इशू है ही नहीं है। लेकिन इसमें जो ग्रे एरियाज हैं जो इतने अरसे से आइडेंटिफाइड हैं, नाउ इज द टाइम कि दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट और उनको ठीक किया जाए। और दूसरी बात ये नेशनल ये जो NFC बोर्ड है, ब्रिगेडियर साहब ये बार-बार ये कहा जाता है, प्लीज क्लैरिफिकेशन जरा कर दीजिए ना कि एस्टैब्लिशमेंट डिड नॉट लाइक 18th अमेंडमेंट एट ऑल। ये सही है या गलत है? एनोमलीज हैं बताएं ना, 2-3 तो बता दें, पता चल जाएगा। देखिए एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर की बात है। ये नहीं हो सकता कि जो सूबे हैं दे आर रोलिंग इन मनी और पैसा जो है वहां पे सारा वो करप्शन में जाया हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में जाया हो रहा है, एक अकाउंट जाया हो रहा है, तो वो थोड़ा डिसिप्लिन आना चाहिए। और मैं आपको एक और बात कह दूं जो हैदर जमान को पसंद नहीं आएगी, 12 से 14 निशाने इम्तियाज दिए गए थे इस 18th अमेंडमेंट की जो कमेटी थी, 27 मेंबर कमेटी थी, उनमें कईयों ने रिफ्यूज कर दिया था जरदारी साहब को कि हमें निशाने इम्तियाज नहीं चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी सिविल लॉ की हाईएस्ट की बेतौकीदी की गई थी तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में जो 18th अमेंडमेंट वाली कमेटी को जो निशाने इम्तियाज 12-14 दिए गए थे, ये बहुत ज्यादती हुई। मैं आज भी कहता हूँ दे हैव टू बी एनल्ड, those awards they did not deserve, they should be taken back. तो ये निशाने इम्तियाज वाली बात भी आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है। अहमद जवाद साहब थैंक यू सो मच कि आप ने पार्टिसिपेट किया। हैदर जमान आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका बेहद शुक्रिया। अहमद जवाद साहब ने बिल्कुल सही कहा
کہ کوई भी चीज़ जो है ज़ाहिर है अमेंडमेंट हुई है, जो भी होगा वो मुशावरत से होगा, लेकिन ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कहा है अगर कोई अनॉमली है तो बता दें, बट ब्रिगेडियर साहब की बातों से यूँ लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस 18th अमेंडमेंट में जो शायद पसंद नहीं आई, और अब वो वक्त आ गया है कि उसको या रोल बैक किया जाए या फिर चीज़ें और बेहतर की जाए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कोरोना वायरस क्योंकि इस वक्त फैल भी रहा है और इससे भी हम नबर्द आज़मा हैं, उसके बीच में इस किस्म की सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देयर इज़ अ डीप रूटेड मैसेज। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस इन आवर कमिंग प्रोग्राम्स। देखते रहिए News 1 TV।